बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर अदालत से भाग खड़े हुए, उनकी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत एक दौराहे पर है, एक ऐसे मेक और ब्रेक मोमेंट पर है कि अगर इससे सुरखरू हो गए तो फिर इनविंसिबल हो जाएंगे, अनडिफीटेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला जो एक धचका है ये सस्टेन ना कर पाए तो फिर नुकसान भी नाकाबिले तलाफी होगा। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि फौजी अदालतें खुदा हाफिज, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से जाकर कुछ लोग मिले हैं और फौजी अदालतें जिनमें ट्रायल होना है सिविलियंस का, और ये ऐलान भी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, चाहे वो खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया हो, विफाकी काबीना से उसकी तौसीक हो या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, इन तमाम के अंदर एक ही बात है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा और सबका ट्रायल जो है, जो जिम्मेदार हुए उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनके अंदर किया जाएगा। अब यहां पर एक जानिब तो वकला तहरीक जो है वो भी भयानक ख्वाब बनती जा रही है और वकला किस तरह से इमरान खान की कुव्वत, इमरान खान की स्ट्रेंथ जो है वो बनकर सामने आ रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं और वकला का खौफ जो है वो किस कदर बढ़ चुका है ताकतवरों के और अरबाब इख्तियार जो हुकूमत में बैठे हैं, उन सब के दिलों के अंदर वो खौफ क्यों है, क्यों उनकी कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं, इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत मंजूर कर ली है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन अदालत के जज अली रज़ा ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया। और इसमें बहुत से लोग कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन और सालिक जाकर IG जेल खाना जात उन्हें प्रोटोकॉल में लेकर गए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से उन्होंने मुलाकात कर ली। इसके ऊपर वैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बेटे का मौक़िफ़ मुनस इलाही जो कि मुल्क से बाहर है, उनका मौक़िफ़ यही है कि चौधरी परवेज़ इलाही डटे हुए हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को जो कि कानून है उसके मुताबिक फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी अहलिया से नहीं मिलने दिया जा रहा, और अब ये बहाना डाल देंगे कि जी हमने तो फैमिली वाली मुलाकात करवा दी क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन भी रिश्तेदार बनते हैं। तो अब इस सब के अंदर उन्होंने यही बात कही है कि हम डटे हुए हैं। अब यहां पर एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर कर ली। 1 जून को चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज 20 जून है। एक केस से छूटते हैं तो दूसरे केस के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त नाज़रीन इकराम एक और खबर यह भी आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर होते ही चौधरी साहब के ऊपर एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और परवेज़ इलाही साहब जो है उनके साथ हाथ भी हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि अगर मुकदमा दर्ज होता है और दोबारा गिरफ्तार होते हैं तो उसमें भी आपके लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही की पोजीशन क्या है, और अगर नहीं होता तो तब भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद की अदालत ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है। मुतनाज़ा ट्वीट केस में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आज़म खान ने आज़म सवाती की मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दिया। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने आज़म सवाती की दोनों रिहाइश गाहों पर वारंट की तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। आज़म सवाती को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान ने तलब किया था, ताहम वो पेश नहीं हुए। जाहिर बात है वो रुपोश है और उन्हें यह भी पता है कि अगर वो इस केस में पेश होते हैं, हज़ारों केसेज हो सकते हैं जिनमें वो अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो अदालत पेश नहीं हुए। और स्पेशल जज सेंट्रल ने आज़म सवाती को 24 जुलाई को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत के हुक्म पर आज़म सवाती की रिहाइशगाह, मोहल्ले और अदालत के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार भी लगाया जाएगा, यानी पूरे मोहल्ले के अंदर। अब यहाँ पर एक केस है नाज़रीन इकराम असद उमर साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि जी इनकी ज़मानत जो है वो इस केस में मनसूख हो गई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब आपको पता है कि ऑलरेडी डटे हुए हैं। असद उमर साहब जो है उन्होंने कल एक इंतहाई अहम इंटरव्यू भी दिया। कल का दिन असद उमर साहब के ही नाम रहा क्योंकि पहले अदालत के अंदर कमरा अदालत में वो खान साहब से मिले, खान साहब से हाथ मिलाया, खान साहब ने हाथ मिला लिया। उसके बाद खान साहब को अपने साथ बैठने का कहा, खान साहब नहीं बैठे, आगे चले गए, रोस्ट्रम पर चले गए। असद उमर साहब का मूड वहाँ से भी ऑफ हुआ।
ہوا اور ان کے چہرے کے اوپر جو تاثرات ہیں وہ نمایاں بھی تھے. لیکن اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر رات کو جو اسد عمر صاحب نے انٹرویو دیا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اندر، وہ سیلف ایکسپلینیٹری تھا، اس میں بڑی مناسب بڑی ریزنیبل باتیں بھی کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے اس انٹرویو کے اوپر جو انتہائی سخت رد عمل دیا، وہ سخت رد عمل بھی پوری قوم نے دیکھا، وہ سب نے دیکھا کہ کس طرح کے معاملات ہیں اور اسد عمر صاحب جو ہے ان کی سچویشن جو ہے وہ کس طرح کی بن چکی ہے. یہ بھی آپ کے سامنے منظرنامہ جو ہے یہ واضح ہو چکا ہے. لیکن آج عدالت کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب جو ہے ان کی جو درخواست ہے وہ منسوخ ہوئی ضمانت کی، اور ظاہری بات ہے اس کے بعد انہیں پھر اریسٹ کیا جا سکتا تھا. اریسٹ کے جو امکانات ہیں وہ ان کے سر کے اوپر منڈلا رہے تھے، اریسٹ کے خطرات بھی. تو وہ یہ دونوں صاحب جو ہیں یہ یہاں سے عدالت سے فوری طور پر انہوں نے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی اور ایک ہی گاڑی کے اندر جو کہ غالباً شاہ محمود قریشی صاحب کی گاڑی ہے اسی میں دونوں بیٹھ کے جلدی جلدی نکلے. ظاہری بات ہے جدھر سے راستہ ملے ادھر سے ہی فرار ہونا ہوتا ہے کیونکہ اپیرنٹلی انہیں اریسٹ بھی کیا جا سکتا تھا. ویسے اسد عمر صاحب کو اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ پارٹی بھی چھوڑ چکے ہیں، مطلب عہدہ چھوڑ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت سا انٹرویو جو ہے وہ بھی اسد عمر صاحب دے چکے ہیں، بڑا تفصیلی، جس انٹرویو کا جواب بھی پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ اس انٹرویو سے پاکستان تحریک انصاف کوئی مطمئن بھی نظر نہیں آ رہی. تو ظاہری بات ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو اسد عمر صاحب ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آپ بلکہ یہ 30 سیکنڈ کا کلپ ہے کہ یہ کیسے بھاگ رہے ہیں، ذرا یہ دیکھیں. جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ جو ہے یہ ملاحظہ فرما لیا اپنی اسکرینز کے اوپر، اور اس میں بڑا واضح ہے کہ کس طرح سے دونوں حضرات جو ہیں وہ یہاں سے فرار ہو رہے ہیں. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال بن چکی ہے اور یہ معاملات کس طرف کو جا سکتے ہیں. عدالت کے اندر جو ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وکلا تحریک کس طرح سے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، اس پر ذرا میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا اب ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جو پاکستان کے اہم ترین وکلا ہیں وہ اس وقت میدان میں آ چکے ہوئے ہیں. اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے سینئر ترین قانون دان ہیں. لطیف کھوسا صاحب پاکستان کی جو وکلا برادری ہے اس کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وکلا تحریک جب اٹھتی ہے، جب لائرز موومنٹ اٹھتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وکلا جو ہے وہ عمران خان کی قوت بھی بنے ہیں. زمان پارک کی رونقیں جب بالکل ختم ہو گئیں تو وہ رونقیں بحال کس نے کی؟ وہ وکلا برادری نے کی. وہ ہم سب نے دیکھا، ہم سب نے وٹنس کیا کہ کس طرح سے پاکستان کے جو وکلا ہیں وہ وہاں پر گئے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وہ روزانہ آج کے دن تک ملاقاتیں کرتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال رہی. اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وکلا نے جب ملٹری کورٹس کی مخالفت کی تو اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب کے گھر پر ایک فائرنگ کا واقعہ بھی ہوا. عمران خان صاحب ان کے گھر بھی گئے کل، اور عمران خان صاحب نے لطیف کھوسا صاحب کو وکیل بھی بنا لیا کوئٹہ کے اندر جو کیس ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو خدشہ تھا کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو کوئٹہ بلوایا جائے گا پیشی کے لیے، یا تو عمران خان کو قاتلانہ حملے میں قتل کروا دیا جائے گا یا پھر عمران خان کو بھٹو بنا دیا جائے گا، یعنی اس کیس کے اندر پھانسی دے دی جائے گی. اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آج کوئٹہ میں عمران خان کے قتل کے مقدمے میں نامزدگی کے خلاف درخواست کے معاملے میں سپریم کورٹ میں عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے کیس دائر کر دیا. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک آئینی پٹیشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل نہ ہو سکے. اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کا موقف اپنی جگہ پر بہت واضح ہے، اور اس سب سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر عدالت نے سٹینڈ لیا تو اس میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یعنی عدلیہ بامقابلہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اور ایک بہت بڑا کرائسس ملک کے اندر جنم لے سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل ہے. اس سب کے اندر سردار لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کی یہ پٹیشن ہے اور اس میں لطیف کھوسا صاحب اعتزاز احسن صاحب کو ریپرزینٹ کریں گے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے ان کے ساتھ ایک انتہائی اہم ترین ملاقات کی ہے، اور سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے پر تبادلہ خیال ہوا ہے. اور عمران خان صاحب
ऑलरेडी आपको पता है कि इस सब के अंदर एक इमरान खान साहब की तरफ से भी पटिशन आ सकती है, लेकिन मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल समेत दीगर कानूनी उमूर जो हैं वो भी ज़ेर बहस आए। जो चीफ जस्टिस एतजाज़ अहसन साहब की मुलाकात हुई है और लतीफ़ खोसा साहब की, और इस सब के अंदर ये मुकदमा जो है वो जल्दी सुनने के लिए भी दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी कि जल्द अज जल्द इस मामले की समाअत कर दी जाए। अब एक जानिब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं और ये मुलाकात इंतहाई अहम है, ये अहमियत की हामिल है। वहीं दूसरी जानिब अब जो एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और एक मैसेज जो है वो ट्विटर और व्हाट्सएप पर गर्दिश कर रहा है कि जी एक और बगावत का मंसूबा तैयार हो चुका है, ज़मान पार्क में वकला की एक फ़ौज तैयार हो चुकी है। भाई वकला अगर एक मूवमेंट लीड भी करते हैं तो वो पुरअमन मूवमेंट लीड करेंगे, उनसे बेहतर आइन और कानून कौन जानता है। और अब ये इस तरह के मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं, ये इस खौफ की अलामत है, ये मैसेजेस फैलाना और ये प्रोपेगेंडा और ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, जो खौफ इस वक्त लाहक है इस हुकूमत को कि वकला जो है जब वो मैदान में आए तो फिर बहुत कुछ होगा। पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि जी ज़मान पार्क से होने वाली वकला के साथ मुलाकातों के मकासद सामने आ रहे हैं और काफ़ी दिनों की ट्रेनिंग के बाद वकला सड़कों पर और ये सारी बातें, और इसके अंदर पता नहीं किस तरह के लोग, और इस तरह का एक प्रोपेगेंडा जो है पूरे का पूरा लॉन्च किया जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये वकला के साथ ज़्यादती है वैसे उनके इस तरह की चीज़ें करना और इस तरह की बातें करना। और जिस तरह से एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि हम डटने वाले नहीं, हम डटेंगे और हम किसी भी सूरत मामलात जो है उनसे पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक इंतहाई मैं ये समझता हूँ कि अहम तरीन किरदार अदा करेगा। और अब देखना यह है क्योंकि वकला की तहरीक और इस तरह के प्रोपेगेंडास भी इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि वकला जो है वो दर्द सर बने हुए हैं, वकला जो है वो इस वक्त काबू में नहीं आ रहे और वकला जो है उन्हें कंट्रोल करना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अब सोच विचार जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है ऊपर लेवल पे कि वकला को किस तरह से कंट्रोल करना है, वकला को किस तरह से कंटेन करना है, वकला का रास्ता किस तरह से रोकना है। सो लेट्स सी कि ये मामला जो है ये किस तरफ को जाता है, कहाँ पर जाकर रुकता है, क्योंकि अभी तक सूरत हाल वाज़े बिल्कुल भी नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।